सर्वेभ्यः नमस्कारः। मैं हूं आशीष गर्ग और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं सीबीएसई संस्कृत कक्षा अष्टमी का एकादश पाठ। प्यारे बच्चों, आज हम जिस पाठ के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो है सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जो है तो शिक्षा के लिए और मानव समाज की उन्नति के लिए उन्होंने लगाया है। तो आइए हम उनके बारे में पढ़ें। एकादशः पाठः, एकादश पाठ अर्थात 11 पाठ। सावित्रीबाई फुले। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली सावित्रीबाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। प्यारे बच्चों, पाठ को अब हम अंत तक देखेंगे और इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। उपरि निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपर निर्मित चित्र को देखें। तो चित्र यही वाला है, ये आप देख पा रहे हैं, ये सावित्रीबाई जी का चित्र है। और ये चूँकि आप लोग जब अपनी पुस्तक में देखेंगे तो उसमें ये पूरा सब यह चित्र वर्णित किया गया है। तो इस माध्यम से हम इसको समझेंगे। तो उपरि निर्मितम चित्रम पश्यत, उपरि निर्मितम, ऊपर निर्मित चित्र को देखें अथवा ऊपर बने हुए चित्र को देखें। इदम चित्रम कस्याश्चित् पाठशालायाः वर्तते, यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयं सामान्या पाठशाला नास्ति, यह सामान्य पाठशाला नहीं है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलति, एका शिक्षिका, एक शिक्षिका गृहात्, गृहात् यानी घर से, एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय, पुस्तकों को लेकर के और घर से चलती है। मार्गे कश्चित् तस्याः उपरि धूलिं कश्चिच्च प्रस्तरखण्डान् क्षिपति, मार्ग में कोई उनके ऊपर धूल के कण फेंकता है और कोई पत्थर के टुकड़े फेंक रहा है। परम सा सुदृढ़ निश्चयात् न विचलति, किंतु वह अपने सुदृढ़ निश्चय से, उन्होंने मन में जो संकल्प किया है तो उससे वह विचलित नहीं हो रहे हैं, अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हो रहे हैं। स्वविद्यालये कन्याभिः सविनोदम आलपन्ति, सा अध्यापने संलग्ना भवति। स्वविद्यालय यानी वह, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन है, स्वविद्यालये कन्याभिः यानी वह अपने विद्यालय में पहुँचती हैं और कन्याओं के साथ, कन्याभिः यहाँ पर तृतीया बहुवचन है, कन्याओं के साथ सविनोदम आलपन्ति यानी जो है तो बच्चों से थोड़ा सा मनोविनोद करते हुए बड़े आनंद के साथ वह अध्यापन में संलग्न हो जाती हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग जब विद्यालय में पढ़ते होंगे तो आपके जो शिक्षक अथवा शिक्षिका होते हैं, आपने देखा होगा कि प्रायः जब वह कक्षा में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले वो आपसे आपका हालचाल पूछते हैं और जो पाठ होता है उससे संबंधित कुछ आसपास के प्रश्न पूछते हैं। जैसे अगर यह पाठ आप पढ़ने जाएंगे तो जो आपके शिक्षक हैं वो आपसे पूछेंगे कि बेटा क्या आपके समय में या आपकी जो माता हैं, आपकी जो दादी हैं, उन लोगों ने क्या अध्ययन किया था, और अगर किया था तो कितनी क्लास तक उन्होंने अध्ययन किया या कहाँ पर पढ़ने जाती थीं और उनके जीवन में क्या क्या हुआ।
तो ये सारी चीज़ें जो है बच्चों से शिक्षक पूछते हैं, ताकि जो बच्चा है वो अपने आप को जो है उस पाठ से, उस स्थिति से या उस व्यवस्था से अपने को जोड़ करके देखे, ताकि वह जो पाठ है वो उसे समझ में आए। तो यहाँ पर जो है शिक्षिका बच्चों को बड़े भाव से, बड़ी प्रसन्नता से और अध्यापन कराती हैं। तस्याः स्वकीयम् अध्ययनमपि सहैव प्रचलति। तस्याः स्वकीयम, उनका स्वयं का अध्ययन भी साथ में चल रहा है। कियम महिला, अच्छा यह कौन महिला है? अपि यूयमिमां महिलां जानीत, क्या आप लोग जानते हैं? इयमेव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया। इयम एव महाराष्ट्र से, यानी यही है महाराष्ट्र की सबसे प्रथम महिला, यानी महाराष्ट्र की सबसे प्रथम महिला यही हुई। कौन? महिला शिक्षिका। कौन? सावित्रीबाई फुले, जिनका नाम क्या था? सावित्रीबाई फुले। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे, जनवरी माह के तीसरे दिवस में, अर्थात 3 जनवरी 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत, यानी 3 जनवरी सन 1831 में महाराष्ट्र के नायगांव में, ठीक है, नायगांव नाम का स्थान है, वहाँ पर सावित्रीबाई का जन्म हुआ या उन्होंने जन्म लिया। तस्याः माता लक्ष्मीबाई, पिता च खंडोजी इति अभिहितौ, उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई था और पिता का नाम जो है तो खंडोजी इति अभिहितौ, ऐसा नाम रहा। नववर्ष देशीया सा ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता, 9 वर्ष की उम्र में जो है उनका विवाह ज्योतिबा फुले महोदय के साथ हुआ। सोपी तदानीं 13 वर्षकल्पः एव आसीत्। अच्छा, जब 9 वर्ष की उम्र में ज्योतिबा बाई फुले का विवाह जो है तो सावित्रीबाई के साथ हुआ। क्षमा करें, 9 वर्ष की अवस्था जो थी वो सावित्रीबाई की थी, और उस समय जो है ज्योतिबा फुले जो थे उनकी जो उम्र थी वह कितने वर्ष की थी? 13 वर्ष, यानी 13 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह हुआ। यतो हि सः स्त्री शिक्षायाः प्रबलः समर्थकः, चूँकि जो ज्योतिबा फुले हैं तो वो भी स्त्रियों की शिक्षा के पक्ष में हमेशा रहते थे। तो यतो हि सः स्त्री शिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्, वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, यानी वो चाहते थे कि जिस प्रकार पुरुषों को पढ़ने का अधिकार है, पुरुष अध्ययन अध्यापन करते हैं, उसी प्रकार जो है तो महिलाओं को भी अध्ययन करने का, अध्यापन कराने का, शिक्षित होने का अवसर मिले। उनका भी अधिकार है कि वो भी अपने आप को समाज की मुख्य धारा से जोड़ करके और देश के विकास में अपना योगदान दें। अतः सावित्र्याः मनसि स्थिता अध्ययनाभिलाषा, ये सबसे आप नीचे देख पा रहे होंगे। अतः सावित्र्याः मनसि स्थिता अध्ययनाभिलाषा उत्सम प्राप्तवती, इसीलिए जब उनका विवाह हुआ सावित्रीबाई फुले का, तो चूँकि उन्होंने देखा कि ज्योतिबा फुले जो हैं तो उनका भी जो ध्येय है, उनका जो उद्देश्य है, वो भी स्त्री को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने वाला था। तो चूँकि जब उन्होंने उनकी ऐसी मानसिक स्थिति को पढ़ा तो अध्ययन के प्रति उनकी रुचि जो है वह और बढ़ गई, और उन्हें विश्वास हो गया कि जो महाराज ज्योतिबा फुले हैं तो उनके अध्ययन में उनकी वह मदद करेंगे। इतः परम साग्रहम, इसके पहले जो है वह बड़े आग्रह के साथ आंग्ल भाषायाः पे अध्ययनम कृतवती, तो बड़े ही अच्छे से और बड़ा मन लगा करके जो है उन्होंने आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी भाषा का उन्होंने अध्ययन किया।
1848 तमे ख्रीस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य विद्यालयम् आरभत। 1848 तमे यानी 1848 में उन्होंने पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह ज्योतिबा महोदय के साथ कन्यानां कृते कन्याओं के लिए प्रदेश का प्रथमम विद्यालयम आरभत प्रदेश का सबसे पहला विद्यालय प्रारंभ किया। तदानीं सा केवलं सप्तदशवर्षीया आसीत्। जब उन्होंने इस विद्यालय को प्रारंभ किया और शिक्षा की अलख जगाई, उस समय उनकी जो अवस्था थी वो कितनी थी? तदानीं सा केवलम सप्तदश वर्षीया आसीत्, केवल 17 वर्ष की थी। 1851 तमे ख्रीष्टाब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। क्या हुआ? 1851 तमे ख्रीष्टाब्दे अस्पृश्यत्वात् यानी अस्पृश्यता की जो शिकार थीं और तिरस्कृत थीं, उनके लिए, उस समुदाय के लिए, बालिकानां कृते बालिकाओं के लिए जो है, तो उन्होंने क्या किया? पृथक्तया यानी अलग से जो है, तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः, उनके द्वारा जो है तो अलग से विद्यालय खोला गया। सामाजिक कुरीतीनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। सामाजिक कुरीतीनां यानी सामाजिक कुरीतियों का सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्, बहुत जो है तो प्रखर तरीके से जो है उन्होंने विरोध किया। यानी समाज में जो कुछ गलत होता था और उन्हें लगता था कि भाई ये चीज़ जो है तो सभी लोगों के लिए गलत है, तो वह किसी दबाव में आए बिना जो है उसका विरोध करती थी। विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापितैः मिलिता। देखिए, बहुत बड़ा उन्होंने जो है तो समाज के लिए योगदान दिया। यहाँ पर बात आती है कि विधवा नाम शिरोमुंडनस्य, प्राचीन समय में ऐसा होता था कि जब किसी भी स्त्री का जो पति है, जब वह दिवंगत हो जाता था, तो चूँकि एक किंवदंती थी और समाज में एक रूढ़िवादिता थी, तो उस समय क्या करते थे कि जब किसी का पति खत्म हो जाता था तो उस स्त्री के जो बाल थे तो उनको भी बनवा दिए जाते थे, यानी उनका मुंडन करा दिया जाता था। तो चूँकि जब इनको पता चला और उन्हें लगा कि यह तो स्त्री का अपमान है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक जीव का जीवन जीने का उसका एक स्वयं का एक अधिकार है। तो विधवानां शिरोमुंडनस्य यानी विधवाओं का जो शिरोमुंडन होता था, तो उसके निराकरण के लिए, उसकी कहना चाहिए उसको रोकने के लिए, उसको रीति को दूर करने के लिए जो है, तो उन्होंने जो है क्या किया? सा साक्षात नापितैः मिलिता। उस समय जो नाई थे, जो बाल बनाने का कार्य करते थे, उनसे वह उन्होंने साक्षात मिला। फलतः केचन नापिताः अस्यां रूढ़ौ सहभागिताम अत्यजन। और चूँकि जब वो जाकर के साक्षात उन्होंने चर्चा किया, उस स्थिति से उनको अवगत कराया, तो जो नापित थे तो उनको भी मन में उन्होंने विचार किया कि हाँ, ये बात तो सही है। तो फलतः केचन नापिताः, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि कुछ नापित जो हैं अस्याम रूढ़ौ सहभागिताम अत्यजन, जो कुछ नाई जो थे वो उसमें अभी तक जो है तो अपनी सहभागिता निभाते थे, किंतु जब से सावित्रीबाई फुले ने उनको जाकर के समझाया, तो फिर उन्होंने मना कर दिया कि भाई ठीक है, अब आपका जो कहना है, आपका कहना बिल्कुल सत्य है, अब हम ऐसा जघन्य कृत्य नहीं करेंगे, हम किसी भी विधवा का जो है तो शिरोमुंडन नहीं करेंगे। उन्होंने छोड़ दिया। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम यत् कूपम निखसा। एक बार की बात है, एकदा सावित्र्या यानी सावित्री के द्वारा मार्गे दृष्टम, मार्ग में देखा गया, यत् कूपम निखसा,
यानी कुएं के पास में शीर्ण वस्त्रावृताः तथा कथिताः निम्न जातीयाः काश्चित् नार्याः जलम पातुम याचन्ते स्म। उन्होंने देखा कि कुछ महिलाएं जो है तो कुएं में जो है तो वहाँ पर जल निकाल रही थीं, और कुछ महिलाएं कैसी, शीर्ण वस्त्रावृता, यानी जो फटे पुराने कपड़े, चीर और मैले कुचैले वस्त्र पहने, तथा कथिताः, यानी जो जिनको उस समय ऐसा कह सकते हैं कि जो गरीब थे, जो अभाव में थे, जो अशिक्षित थे, है ना, और जिन्हें जो है कुछ लोगों के द्वारा उन्हें निम्न जात का कहा जाता था, क्योंकि यह उनकी जो मूर्खता थी, ऐसा उन्हें नहीं कहना चाहिए था। और तो यहाँ पर जो है निम्न जातीयाः काश्चित् नार्याः जलम पातुम याचन्ते स्म। तो उन्होंने देखा कि ऐसी जो बेचारी जो समाज से तिरस्कृत महिलाएं हैं, तो वह जल पीने के लिए वहाँ पर याचना कर रही थीं। उच्च वर्गीयाः उपहासम कुर्वन्तः, अब वहाँ जो अपने आप को उच्च वर्ग की मानती थीं, तो उन्होंने क्या किया, उपहासम कुर्वन्तः, उपहास करते हुए, उनके ऊपर हंसते हुए, कूपात, कुएं से, जलोद्धरणम अवारयन, कुएं से जल निकालने के लिए उन्होंने मना कर दिया। सावित्री एतत् अपमानम सोढ़ुम न शक्नोत, सावित्री ने इस अपमान को नहीं सहा, वो उस अपमान को नहीं सह पाई। सा ता स्त्रियः निज गृहम नीतवती, उन्होंने क्या किया, उन महिलाओं को, उन स्त्रियों को अपने घर में ले गईं। तडागम दर्शयित्वा अकथयत, और तालाब दिखा करके, उनके घर के पास में तालाब था, तो तालाब को दिखा करके कहा, क्या कहा, अकथयत च यत यथेष्टम जलम नयत, कहा आपको इसमें से जितना जल भरना है उतना जल आप ले लो। सार्वजनिकोयम तडागः, सार्वजनिकोयम, यानी यह जो तालाब है यह कैसा है, सार्वजनिक है, इससे कोई भी जल ले सकता है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, कहा इससे जल ग्रहण करने में किसी भी प्रकार का कोई जाति बंधन नहीं है, यहाँ पर जो है छुआछूत नहीं है, आप जैसा चाहो, जितना चाहो, इसमें से आप जल निकाल सकते हो। तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सदा सर्वदा समर्थितः, तया यानी उसके द्वारा, किसके द्वारा, सावित्री बाई के द्वारा, मनुष्याणाम समानतायाः, मनुष्यों की समानता के लिए, और स्वतंत्रतायाश्च, स्वतंत्रता के लिए जो उनका जो पक्ष रहता था, तो वह कैसा रहता था, सर्वदा सर्वथा समर्थितः, हमेशा और सर्वथा पूरे तरीके से जो है वह उस पक्ष में रहती थी, समर्थन करती थी। महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, यानी महिला सेवा मंडल, अब उनके द्वारा कई प्रकल्प तैयार किए गए, जिसमें महिला सेवा मंडल यानी महिलाओं की सेवा करने का एक मंडल, एक समिति बनाई गई कि भाई जो भी निराश्रित महिलाएं हैं, जो बूढ़ी हैं, वृद्ध हैं, या जो किसी तरीके से तिरस्कृत हो गई हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, ऐसी महिलाओं की सेवा के लिए, उनके रहने की, पढ़ने की, खाने पीने की व्यवस्था के लिए उन्होंने एक मंडल तैयार किया। तो महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, और चूँकि उस समय जो है बड़ी रूढ़वादिता थी, तो बच्चों की हत्या कर दी जाती थी, गर्भ में जो है बच्चे को मार दिया जाता था। तो उस हत्या को रोकने के लिए, ऐसा जघन्य कृत्य जो होता था, उस जघन्य कृत्य को रोकने के लिए शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, ऐसा उन्होंने एक उसका निर्माण किया। इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फुले दंपत्योः अवदानम महत्वपूर्णम, क्या हुआ, इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायाम, तो ये जो उपरोक्त संस्थान हैं, इनके निर्माण के लिए और इनकी स्थापना के लिए फुले दंपत्योः, फुले दंपति यानी ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, इन दोनों का जो अवदान है, इनका जो योगदान है, और कहना चाहिए इन्होंने जो यहाँ पर सेवा भाव को प्रदर्शित किया,
तो वह बड़ा महत्वपूर्णम सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। सत्यशोधक मंडलस्य यानी सत्यशोधक, अच्छा एक मंडल और बनाया गया सत्यशोधक। तो सत्यशोधक का मतलब, शोधक यानी होता है शोधन करना, जो यानी परिष्कृत करना, और जो बुराइयां हैं उनको दूर करना, उनके बारे में लोगों को जागरूक करना। तो उस समय जो समाज में सभी के हित में था ऐसा सत्य, तो उसको उजागर करने के लिए, लोगों को बताने के लिए, लोगों को शिक्षित करने के लिए एक मंडल का निर्माण किया गया। तो सत्य शोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि, यानी उनकी जो गतिविधियां होती हैं उनमें भी सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्, उसमें भी वह बहुत सक्रिय रहती थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत्, अच्छा इस मंडल का जो उद्देश्य था वह क्या था? उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम इति। क्या हुआ? उनका जो उद्देश्य था वह कैसा था? उत्पीड़ितानां, यानी जो उत्पीड़ित हैं, जो किसी के द्वारा सताई गई हैं या सताए गए हैं, समुदायानां स्वाधिकारान्, और वह जो समुदाय हैं यानी जो पीड़ित समुदाय है उनके अधिकारों के प्रति जागरण। ऐसा सावित्री अनेकाः संस्थाः प्रशासनकौशलेन संचालितवती। सावित्री अनेकाः संस्थाः, यानी सावित्री जी ने अनेक संस्थाओं का, और प्रशासन कौशलेन, यानी प्रशासन कौशल था उनके अंदर, जो प्रशासन कौशल था वो बहुत ही गजब का था, यानी बड़ी परिपक्व थी। तो अनेक प्रकार की जो संस्थाएं हैं, ठीक है, जिसका उन्होंने निर्माण किया, तो उनके प्रशासन की जो कौशलता थी वो बहुत बढ़िया थी, उन्होंने अच्छे तरीके से संचालित किया। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा पीड़ित जनानाम अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्। दुर्भिक्ष काले यानी, अच्छा उस समय ऐसा होता था कि खेती बाड़ी के ज़्यादा संसाधन नहीं होते थे, तो लोग क्या करते थे कि उस समय का जो अनाज था, जैसे कोदो है या धान है, तो ऐसे कुछ जो सस्ते अनाज रहते उसको जा कर के बो देते थे। अगर पानी गिर गया तो ठीक हुआ, नहीं हुआ तो किसी प्रकार से जो थोड़ी बहुत अनाज होता था उसमें काम चलाते थे। अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता था कि कभी बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती थी, अनाज नहीं मिलता था, तो उस समय फिर जो है, तो हमने सुना होगा अपने वृद्धों के मुख से कि अकाल पड़ जाता था। तो अकाल पड़ जाना मतलब उस समय दाना ही नहीं रहता था, कुछ भोजन करने के लिए कोई चीज़ें नहीं रहती थी। इसीलिए आप जो है, तो आपने सुना होगा कोदो, जिसको गांव की भाषा में कोदवा बोलते हैं। तो कोदो जो होता है, जिसे आजकल जो है तो होटल्स में जो है तो कोडो राइस ऐसा बोलते हैं, तो जो बड़ा महंगा बिकता है। तो उस समय अच्छा ये बहुतायत में होता था, लोग इसको रख करके और निश्चिंत हो जाते थे। उनको ऐसा लगता था कि ये जो अनाज है, कभी अगर दुर्भिक्ष होगा, कभी अकाल पड़ेगा, तो ये केवल जीवन बचाने के काम में तो आ ही जाएगा। तो उस समय क्या हुआ? दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च, अच्छा उस समय बीमारियां भी ज़्यादा रहती थी, चूँकि इस ऐसे अत्याधुनिक तरीके से कोई बड़े बड़े हॉस्पिटल्स इत्यादि नहीं होते थे। तो लोग क्या है कि जिसको बुखार आ गया वो भी घर में पड़ा है, किसी को कोई गंभीर जो है तो समस्या आ गई, गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गया, पर चूँकि उसका कोई उपचार नहीं होता था, तो अगर वो पड़े पड़े किसी प्रकार से भगवान की दया से बच गया तो ठीक है, और नहीं तो फिर मृत्यु हो जाती थी। तो दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा पीड़ित जनानाम अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्। दुर्भिक्ष काल में, प्लेग काल में, जिसे हम कालरा इत्यादि कहते हैं, तो ऐसी वह जो बीमारी थी वो जब फैली, उस समय बड़े जो लोग थे उस समय तो ग्रसित हो गए। तो उन्होंने क्या किया? पीड़ित जनानाम अश्रांतम, यानी बिना विश्राम किए हुए, अविरतम चा, बिना रुके हुए, सेवाम अकरोत्, उन्होंने सेवा किया। सहायता सामग्री स्व्यवस्थायै सर्वथा प्रयासम अकरोत्। सहायता सामग्री व्यवस्थायै, ठीक है,
सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए सर्वथा प्रयासम अकरोत्, उन्होंने व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता। अच्छा, हुआ क्या कि लोगों का जो है, लोगों की सेवा करते करते और वो स्वयं महारोग से जो है तो ग्रसित हो गई। महारोग प्रसार काले, वह जब महारोग का प्रसार हुआ वह और बढ़ता गया, तो सेवारता यानी सेवा करते हुए सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता, वह असाध्य रोग से ग्रसित हो गई। और 1897 तमे 1897 1857 तमे ख्रीष्टाब्दे निधनम गता, उनकी मृत्यु हो गई। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते, साहित्य की रचना में भी सावित्री बाई का जो है तो नाम मतलब जाना जाता है, लिया जाता है। तस्याः काव्य संकलनद्वयं वर्तते, उनके तस्याः काव्य संकलनम, उनका जो है काव्य संकलन है, तो उन्होंने 2 काव्य संकलन किए। तो कौन कौन सा? काव्य फुले, एक तो है काव्य फुले और दूसरा है सुबोध रत्नाकर, सुबोध रत्नाकर चैती। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहनावबोधाय सावित्री महोदयायाः जीवनचरितम् अवश्यम अध्येतव्यम। क्या कहा? भारत देशे यानी भारत देश में महिलोत्थानस्य, महिला उत्थान के लिए या महिलाओं के उत्थान का और गहनावबोधाय, गहन अवबोधन के लिए यानी अच्छे तरीके से जगाने के लिए, महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सावित्री महोदयायाः, सावित्री महोदय का जो जीवन चरित्र है वो क्या है? अवश्यम अध्येतव्यम, लोगों को निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आज का यह जो सेशन है सबको समझ में आया होगा और वीडियो को अंत तक देखें। कहीं पर भी अगर इस पाठ से अगर आपको कहीं कोई समस्या है, कहीं कुछ ऐसा समझ में नहीं आता है, तो आप जो है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके और अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। संस्कृत के प्रचार के लिए जो है तो वीडियो को अंत तक देखें और सभी लोग जो है तो वीडियो को जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। तो मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।